गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे हम, उसके आज ये पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग। ओके, आई होप आपने पार्ट 1 स्टडी कर लिया होगा। अब हम पार्ट 2 पे आ रहे हैं, तो हम पार्ट 2 कैसे करेंगे प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से। आपको याद हो तो मैंने एसेट्स को ट्रांसफ़र करना सिखा दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में और लोन अकाउंट में। इन 5 अकाउंटों में हमने एसेट ट्रांसफ़र करनी सिखा दी थी, लेकिन मैंने उन एसेट्स को रियलाइज़ नहीं करना सिखाया था। तो अब मैं एसेट रियलाइज़ करना सिखा रही हूँ। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, पहली एंट्री, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। बच्चों मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो उसकी भी सेम एंट्री होती हैं और रिकॉर्डेड एसेट्स हो उसकी भी सेम एंट्री होती है। अब आप कहोगे कि मैम अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब क्या? देखो, कोई एसेट जो हमारी बैलेंस शीट में पड़ी हुई थी वो एसेट रिकॉर्डेड एसेट है, और कोई एसेट्स जो बैलेंस शीट में नहीं पड़ी हुई थी वो अनरिकॉर्डेड एसेट है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ 2-3 अनरिकॉर्डेड एसेट के। जैसे पहला एग्जांपल, हम अपना बिजनेस सेल करने लगे, हमने अपना स्टोर रूम साफ़ किया, एक पुराना टाइपराइटर मिला जिसे हम पूरे तरीके से राइट ऑफ कर चुके हैं, मतलब ख़त्म कर चुके हैं, हमारी बुक्स में वो नहीं है, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई। वो भी बिक जाएगा ना कबाड़ी वाले को, तो वो इस केस में हमारी कौन सी एसेट सेल हो गई? अनरिकॉर्डेड एसेट सेल हो गई। समझ में आ रही है ना? अब और एग्जांपल बताती हूँ। राम था, उससे 10,000 रुपये लेने थे, वो हमारा बेड डेट हो गया, तो बेड डेट हो गया तो हमने डेटर में से क्या कर दिया होगा? 10,000 माइनस, तो मतलब वो बैलेंस शीट में तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आके वो हमें 10,000 की बजाय 6,000 दे जाता है, 7,000 दे जाता है, तो वो कौन सी एसेट हो गई? अनरिकॉर्डेड एसेट। दोबारा बताती हूँ, अनरिकॉर्डेड एसेट वो एसेट होती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं होती फिर भी उनकी सेल हो जाती है। अनरिकॉर्डेड एसेट वो एसेट्स होती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं होती फिर भी उनकी सेल हो जाती है। जैसे कि स्टोर में पड़ा हुआ ओल्ड टाइपराइटर जो बैलेंस शीट में नहीं था पर फिर भी उसकी सेल हो गई, या एक डेटर जो ऑलरेडी बेड डेट हो चुका है, बेड डेट हो चुका है तो वो बैलेंस शीट में नहीं है पर फिर भी उससे अमाउंट रियलाइज हो गई, तो दिस इज अनरिकॉर्डेड एसेट। और रिकॉर्डेड एसेट जो बैलेंस शीट में होती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अनरिकॉर्डेड एसेट हो चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो, आपकी एंट्री क्या जाती हैं? सेम जाती हैं। क्या एंट्री जाती हैं? पहली बात, 3 पार्ट हो सकते हैं उन एसेट्स के, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स के। या तो वो एसेट्स सेल हो सकती हैं, सेल ऑफ एसेट इन कैश, कैश में सेल हो सकती है, या उनको पार्टनर लेके जा सकता है, टेकन बाय पार्टनर, या उनको क्रेडिटर लेके जा सकते हैं, टेकन बाय क्रेडिटर, या लायबिलिटी वाले लेके जा सकते हैं, लायबिलिटी वाले। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लिया कोई बिजनेस है, वो बंद हो रहा है, एक शर्टों की दुकान है, बंद हो रही है, तो शर्टों की दुकान की जो अलमारियाँ थी, अलमीरा, वो तो किसी काम नहीं आएगी, आप उनको सेल कर दोगे कैश में। एसी था, शायद वो उठा के घर में ले जाओ, घर में एक अलग रूम में एक एसी और लगवा लो, है ना। और मान लिया टेबल फैन थे, तो उसको क्या हुआ कि क्रेडिटर उठा के ले गए क्योंकि आपने क्रेडिटर की पेमेंट नहीं की। तो 3 चीज़ें होती हैं, सेल ऑफ एसेट्स, टेकन बाय पार्टनर एंड टेकन बाय क्रेडिटर। बात समझ में आ रही है? अगर ये एसेट्स नगद सेल हो तो एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नगद सेल हो तो क्यों बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि एसेट्स बढ़ी, और जब एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। और आपकी एसेट सेल हो गई तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एसेट्स अगर नगद सेल हो तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर यही एसेट कौन उठा के ले जाए? पार्टनर। अगर कौन उठा के ले जाए? पार्टनर। तो बैंक के बजाय पार्टनर का नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ए ले जाए तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बी ले जाए तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सी ले जाए तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नगद सेल हो तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और यहाँ बैंक की बजाय किसका नाम आ गया? पार्टनर का, क्योंकि पार्टनर एसेट ले गया तो वो रिसीवर बन गया ना। तो आपने एक रूल पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर, राइट।
और दूसरी तरफ पार्टनर ले गया तो हमारा फ़ायदा हो गया तो हम क्रेडिट करेंगे। आप कहोगे कि मैम पार्टनर अगर एसेट ले गया तो हमारा फ़ायदा कैसे हुआ? बच्चों वो फ़ायदा इस तरीके से हुआ कि पार्टनर को मान लिया हमने 50,000 रुपये देने थे, वो 20,000 की एसेट ले गया, तो अब हम उसको 30,000 ही देंगे ना, पार्टनर को एसेट ले गया क्योंकि 20,000 की, इसलिए हमारा फ़ायदा हो गया। एक तरीके से यहाँ पर एसेट हमने बाहर वालों को बेची और यहाँ पर हमने पार्टनर को ही बेच दी वो एसेट। ऐसा होता है ना, एक बिजनेस बंद हो रहा है, उसके पास कोई एसेट है, वो या तो बाहर वालों को बेच सकता है या बिजनेस का मालिक ही उसे खरीद के ले जा सकता है उस एसेट को बिजनेस से। अब बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का ओनर अलग होता है, आपको पता है ना, बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का ओनर अलग होता है। तो अगर बाहर वालों को बेचो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर उसी चीज को ए उठा के ले जाए तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर क्रेडिटर ले जाए तो नो एंट्री। क्रेडिटर ले जाए तो क्यों नहीं एंट्री बताओ? एक तरफ तो एसेट्स कम हो गई और एक तरफ क्या कम हो गई? लायबिलिटीज कम हो गई, बताओ तो नो एंट्री। देखो ना, एसेट्स को क्रेडिटर ले गए तो लायबिलिटी खत्म हो गई और दूसरी तरफ एसेट खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है ना? तो एक तरफ एसेट खत्म हो गई, एक तरफ लायबिलिटी खत्म हो गई, तो इसकी नो एंट्री, राइट। इसमें कुछ केसेस कराते थे टीचर, फुल सेटलमेंट, पार्शियल सेटलमेंट। देखो उसको उतना डीपली करने की जरूरत नहीं है, फुल सेटलमेंट, पार्शियल सेटलमेंट जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, आपको खुद प्रूव करके बताऊंगी कि फुल सेटलमेंट, पार्शियल सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आप उसके बिना भी कर सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कराती हूँ आपको। फाइन। अब उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के बाद अगला आएगा सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या आएगा? सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं तो लायबिलिटी कैसे सेटल कर सकते हैं? लायबिलिटी भी हम पे कर सकते हैं कैश में, या लायबिलिटी को भी पार्टनर लेके जा सकते हैं, या लायबिलिटी भी हमारी सेटल हो सकती है थ्रू एसेट्स। अगर लायबिलिटी को पे करें कैश में तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। मुझे बताओ रियलाइजेशन क्यों डेबिट? क्योंकि लॉस बढ़ा, लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। और बैंक क्यों क्रेडिट? क्योंकि एसेट्स कम हो रही है इसलिए क्रेडिट। और अगर लायबिलिटी पार्टनर लेके जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या एंट्री थी बताओ? बैंक टू रियलाइजेशन। यहाँ बैंक की जगह किसका नाम आ गया बताओ? पार्टनर का, दिख रहा है। और यहाँ पे क्या थी बताओ एंट्री? रियलाइजेशन टू बैंक। और यहाँ बैंक की जगह किसका नाम आ गया? पार्टनर का। अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो वही लॉस बढ़ गया, लॉस बढ़ गया तो डेबिट। और पार्टनर अगर लायबिलिटी लेके जा रहा है तो हमारी एक तरीके से लायबिलिटी बढ़ी है, एक लायबिलिटी बढ़ी है तो दूसरी, एक घटी है तो दूसरी बढ़ी भी है। देखो मेरी बात सुनो, दोबारा बताती हूँ। एक हमारा कर्जा था, मान लिया हमने बिजली का बिल देना था 10,000, वो पार्टनर बोला मैं पे कर दूंगा, तो हमने लायबिलिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाल दी? पार्टनर पर। कौन पे करने को तैयार है वो बिजली का बिल? पार्टनर। तो हमें तो पार्टनर को देने पड़ेंगे ना वो पैसे। पार्टनर अपनी जेब से थोड़ी ना भरेगा बिजली का बिल, हम पार्टनर को देंगे। तो एक तरीके से बिजली के बिल नाम की तो लायबिलिटी खत्म हो गई हमारी, लेकिन पार्टनर कैपिटल में वो पैसे डाल के हमें पार्टनर कैपिटल की लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना? और अगर एसेट के थ्रू सेटल हो लायबिलिटी तो नो एंट्री। नो एंट्री क्यों बताओ? लायबिलिटी वालों को एसेट दे दी तो एक तरफ तो एसेट कम हो गई और एक तरफ लायबिलिटी खत्म हो गई। नो एंट्री। एक तरीके से ये एक ही चीज़ है, एसेट्स वालों को लायबिलिटी दे जाए या लायबिलिटी वालों को एसेट दी जाए, इन दोनों एंट्रियों में कोई फ़र्क नहीं है, ये सेम बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? कोई डाउट है? इसमें भी फुल सेटलमेंट, पार्शियल सेटलमेंट होता है, वो मैं बताऊंगी, थोड़े से एग्जांपल लेके बाद में बताऊंगी। पर मेरी नज़र में फुल सेटलमेंट और पार्शियल सेटलमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बताऊँगी बिना फुल सेटलमेंट और पार्शियल सेटलमेंट को कंसिडर किए हम कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? उसके बाद अब अगली एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंस की। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं बताओ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन करने के खर्चे, जैसे जो हमारी एसेट बिकवाता है उसकी ब्रोकरेज या कमीशन। किसी ने हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बिकवाई है तो उसको ब्रोकरेज और कमीशन देनी पड़ेगी। या फिर हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? मान लिया हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बिकवाई है तो हमें रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस। या हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्री कराते हुए, तो स्टैंप ड्यूटी।
तो ये सारी हमारी क्या होती है बताओ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्या एंट्री होगी? एंट्री तो बाद में देखें, पहले इसके केसेस देखें। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के हमारे 4 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 4। पहला, बोर्न बाय पार्टनर या बोर्न बाय फर्म। पहले बोर्न बाय फर्म कर लें। बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म। दूसरा केस, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। तीसरा केस, बोर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। और चौथा केस, बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। 4 केसेस होते हैं। बच्चों सुनो, एक वर्ड होता है बोन करना और एक वर्ड होता है पे करना। दोनों में डिफरेंस होता है। बोन करने और पे करने में दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप कहोगे मैम क्या डिफरेंस होता है? देखो मेरी बात सुनो, मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, है ना, फीस कौन पे करते हैं? वो बच्चे। लेकिन बोन कौन करते हैं? उनके पेरेंट्स। पे करने का मतलब होता है जो नकदी कैश पे करते हैं। तो आप स्कूल की फ़ीस देते हो, कॉलेज की फ़ीस देते हो, तो जब आप कॉलेज की फ़ीस देते हो तो उस कॉलेज की फ़ीस को पे कौन करते हैं? आप पे करके आते हो। लेकिन अल्टीमेटली बर्डन किस पर पड़ता है? पेरेंट्स पे। तो बोन कौन करता है? पेरेंट्स। तो बोन एक अलग वर्ड है और पेड एक अलग वर्ड है। पहला, बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, ये केस है। फर्म ने ही बोन किया, फर्म ने ही पे किया। अच्छा, फर्म ने बोन किया इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मुझे बताओ रियलाइजेशन क्यों डेबिट? बोन बाय फर्म, फर्म ने बोन किया है तो फर्म ने बोन किया तो लॉस बढ़ गया, लॉस बढ़ गया तो डेबिट, है ना। और फर्म ने ही पे किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक क्यों क्रेडिट? पेड बाय फर्म, और फर्म ने पे किया है तो एसेट्स कम हो गई, और एसेट्स कम हो गई तो क्या होगा? क्रेडिट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? सिंपल सी बात है। फर्म ने बोन किया इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और फर्म ने पे किया इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन भी फर्म बनाती है, बैंक भी फर्म बनाती है। अगला केस, बोन बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। अब ध्यान से सुनिए, फर्म ने बोन किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन क्यों डेबिट बताओ? बोन बाय फर्म। जब यहाँ भी फर्म ने बोन किया था तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ था, यहाँ भी फर्म ने बोन किया तो रियलाइजेशन डेबिट ही होगा। यहाँ फर्म ने बोन किया था रियलाइजेशन डेबिट हुआ था, यहाँ भी फर्म ने बोन किया तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। पर यहाँ फर्म ने पे किया था इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया था। यहाँ बैंक क्रेडिट नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा बताओ? क्रेडिट होगा। अगर ए पे कर रहा है तो ए क्रेडिट, पेड बाय फर्म पार्टनर। क्यों बच्चों पेड बाय पार्टनर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब है अभी तो खर्चे पार्टनर पे कर रहा है, लेकिन बोन कौन करेगी? फर्म। जैसे इसकी एंट्री पता है, इसकी नरेशन कैसे आएगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय ए on behalf of firm। सॉरी बच्चों, तबीयत आजकल डाउन चल रही है थोड़ी सी। सॉरी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय ए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 है, किसने पे किए? ए ने। तो पेड बाय पार्टनर, पेड बाय ए यानी कि पेड बाय पार्टनर। और किसके भी आप पे? फर्म के भी आप पे, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म यानी कि बोन बाय फर्म। इसका मतलब ये सुनो, ये ऐसा हो रहा है कि फर्म ने पार्टनर को कहा अभी तू पे कर दे, मैं तुझे दे दूंगी। अभी कौन किसको पे कर रहा है बताओ? पेड बाय पार्टनर। पेड बाय पार्टनर किसके बिहाफ पर पे कर रहे हैं बताओ? फर्म के बिहाफ पर। पेड बाय पार्टनर किसके बिहाफ पर पे कर रहे हैं? फर्म के बिहाफ पर। अभी फर्म ने ये कहा
किसको कहा? पार्टनर को, कि तू पे कर दे, उस मैं तुझे दे दूंगी। तो एक बात बताओ, फर्म देगी, किसको देगी? पार्टनर को। तो नुकसान फर्म का हुआ, तो इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगी। और पार्टनर की लायबिलिटी, फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई ना पार्टनर के लिए, इससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो। जब फर्म ही बोन करे, फर्म ही पे करे तो रियलाइजेशन टू बैंक, और जब पार्टनर पे करे तो बस फर्म बोन कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक की जगह किसका नाम आ जाएगा? टू पार्टनर का। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या है बताओ? थर्ड केस, बोन बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। अब पार्टनर बोन कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फर्म पे कर रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, है ना? बोन बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। बोलो ठीक है? इसकी नरेशन ऐसे आती है, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय फर्म बट ए agreed to bear such expenses। ए उन खर्चों को बियर करने के लिए क्या हो गया बताओ? एग्री हो गया। मतलब अभी तो फर्म पे कर रही है, उसके बाद ए कह रहा है कि मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा। एंड फोर्थ, बोन बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर। अच्छा एक बात बताओ, अब जब फर्म ही बोन करेगी, वो पार्टनर ही बोन करेंगे, पार्टनर ही पे करेंगे, तो फर्म को इस केस में कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। फर्म उस केस में क्या करेगी बताओ? नो एंट्री, क्योंकि पार्टनर ही ने बोन किया, पार्टनर ही पे किया। बच्चों देखो, सुनो मेरी बात सुनो। बोन बाय फर्म का मतलब होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बोन बाय पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पेड बाय फर्म का मतलब होता है बैंक अकाउंट क्रेडिट, और पेड बाय पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब सुनो, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। बोन बाय फर्म पेड बाय फर्म तो रियलाइजेशन टू बैंक, बोन बाय फर्म पेड बाय पार्टनर तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सुनो मेरी बात सुनो, बोन बाय फर्म पेड बाय फर्म रियलाइजेशन टू बैंक, बोन बाय फर्म पेड बाय पार्टनर तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बोन बाय पार्टनर पेड बाय फर्म पार्टनर कैपिटल टू बैंक, और बोन बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर तो पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल। जब पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल होता है तो फिर नो एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डेबिट भी यही, क्रेडिट भी यही। समझ गए ना? दोबारा बताती हूँ। बोन बाय फर्म पेड बाय फर्म रियलाइजेशन टू पार्टनर, नहीं, बोन बाय फर्म पेड बाय फर्म रियलाइजेशन टू बैंक, बोन बाय फर्म पेड बाय पार्टनर रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बोन बाय पार्टनर पेड बाय फर्म पार्टनर कैपिटल टू बैंक, और बोन बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल। तो इस केस में कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गई या नहीं हो गई? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सॉरी, पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। पार्टनर के लोन की पेमेंट, तो एंट्री क्या होगी बताओ? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई, टू बैंक जितनी पेमेंट करें, और जितनी पेमेंट ना करें वो टू रियलाइजेशन। मान लिया लोन में 10,000 है, हम पे 8,000 कर रहे हैं, तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक 8,000, टू रियलाइजेशन 2,000, बैलेंसिंग फिगर। अब आप रियलाइजेशन का निकालोगे प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन।
तो रियलाइजेशन का या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। रियलाइजेशन प्रॉफिट, अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा तो एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको पता हो तो प्रॉफिट इस साइड आता है, मान लीजिए रियलाइजेशन है तो प्रॉफिट इस साइड आएगा, टू प्रॉफिट ABC आएगा ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट टू A टू B टू C, तो रियलाइजेशन टू A टू B टू C। और अगर रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, एक मैंने गलती कर दी, कैपिटल के साथ यहाँ करंट भी आ सकता है। अगर करंट अकाउंट बनाओ तो करंट में डालते हैं, अदरवाइज़ किस में डालते हैं, कैपिटल में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझ में आई बात या नहीं आई? ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए, अब आपको फाइनली क्या करना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस करंट में डालना है, करंट अकाउंट के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में डालने हैं और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में डालना है। और अगर करंट ना हो तो रियलाइजेशन का कैपिटल में, कैपिटल का बैंक में। तो ये आपकी पूरी रियलाइजेशन की एंट्री है। इसमें एक टॉपिक रह रहा है फुल सेटलमेंट, पार्शियल सेटलमेंट। हालांकि वो कोई टॉपिक ही नहीं मानती मैं उसको, तो मैं उसके बिना ही करवाती हूँ, पर फिर भी आप लोग मानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो इस टॉपिक को, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो कराया है वो देखिए, एक बार फिर दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ वो सारा का सारा। देखो मैंने जो कराया है वो आपको कराया है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, नगद बिके तो बैंक टू रियलाइजेशन, ये कराया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज़ योर नंबर 1, राइट, ये कराया है। नंबर 2 पे मैंने कराया आपको सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 3 पे मैंने आपको कराया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद 4th पेज भी आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ही है। 4th पेज भी आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ही है। ये 4th आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही हैं। और 5th में आपको पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन एंड रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सिखाया है। एंड नाउ द 6th, ये आप कंप्लीट हो गया आपका रियलाइजेशन। नॉर्मल क्वेश्चंस कराएंगे अगली क्लास में। आप पहले इन एंट्रियों को पढ़ के लास्ट क्लास का और इस क्लास का पढ़ के तब आना। थैंक यू सो मच।